नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह और आज हम बात करेंगे उपचुनावों का महासंग्राम को लेकर। जी हां, और आपको बता दें कि कांग्रेस ने राजेश मिश्रा और एलजेपी, जो कि रामविलास पासवान की पार्टी है, उन्होंने चंदन कुमार को प्रत्याशी बनाया है। और अगर बात की जाए हरियाणा को लेकर, तो देखिए हरियाणा में भी अभय चौटाला के खिलाफ भाजपा के गोविंद कांडा सामने खड़े हुए हैं। हरियाणा में केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में इंडियन नेशनल दल यानी इनेलो ने नेता अभय चौटाला के विधायक पद से इस्तीफा देने के कारण इलाहाबाद सीट खाली हो गई थी। वहां पर उपचुनाव हुए और आज उसकी मतगणना हो रही है। तो देखिए, जिस तरीके से हम आपको अपडेट भी पहुंचा रहे हैं, कहां कहां पर किस तरीके से मतगणना हो रही है, और कहीं कहीं कुछ खबरें ऐसी भी आई है जहां पर हिंसा झड़प भी देखने को मिली है। देखिए, फिलहाल अभी वोटिंग जारी है, शाम तक सारे परिणाम सामने आ जाएंगे और हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। यही हमारा आज मुद्दा रहेगा। मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मेरे जो मेहमान हैं मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से हैं प्रदीप भटनागर। प्रदीप जी, स्वागत है आपका एएनपी न्यूज में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ चुके हैं केवल ढींगरा। केवल जी, स्वागत है आपका। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट दिलीप यशवर्धन। दिलीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, पहले मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। देखिए, 13 राज्यों के 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे 30 अक्टूबर को, जिसका परिणाम आज आ रहा है। मध्य प्रदेश में फिलहाल बीजेपी आगे है। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है, कहीं कहीं कांग्रेस भी आगे चल रही है। क्या लग रहा है इन सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं, क्या आपसे जीत हो पाएगी या फिर आपके सर पर ताज सज पाएगा इन उपचुनावों में? प्रदीप जी। देखिए जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये उपचुनाव जो है, देखिए जो चुनाव हो रहे हैं जी। उपचुनाव, ये बहुत कुछ निष्कर्ष देंगे और कुछ बताएंगे भी। हम्म। ये बताएंगे कि जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अन्य दलों ने बदनाम करने की कोशिश करी, हम्म। जितने लालछन लगाए, जितनी बातें कही, वो एक चीज और वो एक तमाचा होगा और स्पष्ट हो जाएगा कि जनता का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने जो भारतीय वर्ष के नागरिकों को जीता है, ये उसका परिणाम होगा। क्योंकि अभी परिणाम आने में पूर्ण विश्वास है, मगर हमें भी पूरा विश्वास है नागरिकों पे भारत के, जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं, कि वहां जहां जीतेंगे अलग बात है, जहां सेकंड पोजीशन आएंगे वो भी एक चीज देखने वाली होगी कि लेकिन हमें सर, कितना जनता ने प्यार दिया और हम पे जी, कितना विश्वास किया। चलिए वो तो सबका सर देखने साथ वाली सबका बात विश्वास होगी। जो एक रिजल्ट नारा था, आने के बाद भी वो एक शाम पूर्ण तक करेगा परिणाम आएंगे। सर, हम उपचुनाव। भी यहीं बैठे हैं, आप भी यहीं बैठे हैं। नतीजे आपके हमारे सबके सामने होंगे, पूरी जनता के सामने होंगे। चलिए, मेरे साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं केवल ढींगरा। केवल जी, देखिए राजस्थान में कांग्रेस की बढ़त तो हो ही रही है, जहाँ पे यहाँ पे कांग्रेस की सरकार तो पहले से बनी हुई है राजस्थान में, लेकिन उसकी जीत भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे भी कई राज्य हैं जहाँ पर कांग्रेस बीजेपी से आगे है। क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, बड़ी बात ये है हम्म। कि कांग्रेस की जो रणनीति है या कांग्रेस की जो प्रक्रिया रही लोगों के बीच में, वो एक बात थी सीधी। जी। जिस तरह से 7 साल के अंदर देश के अंदर महंगाई बहुत बढ़ी है, जिस तरह से बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, हम्म। जिस तरह से बहुत विभिन्न प्रकार के मुद्दे थे, और इन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस जो है आगे बढ़त जो उसकी दिखाई दे रही है, वो इस वजह से ही है कि लोगों के बीच में एक समझ आ रही है लोगों को कि भाजपा का जो शासन था वो कुशासन है, क्योंकि उसमें बेरोजगारी भी बढ़ी, उसमें महंगाई भी बढ़ी, आम आदमी पर मार भी पड़ी। दावे बड़े बड़े अच्छे दिनों के किए गए थे, जी। लेकिन वो अच्छे दिन जो है लोगों के बुरे दिन प्रतीत होने लग गए, और बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन को फायदा देने की सरकार आई है, और बड़े बड़े बिजनेसमैन को ही अभी तक फायदा दिया है। आम आदमी की जेब काटी है और गरीब आदमी को बहुत बुरी तरह से मारा है। इसी वजह से जो रिजल्ट है वो उस बात का बिल्कुल, यानी कि आकलन दे रहे हैं बीजेपी कि में जो जहां जहां खामियां हैं भाजपा की सरकारें और हैं। आपके अंदर जो खूबियां हैं कांग्रेस के अंदर, उसकी वजह से आपकी यहाँ पे जीत होती हुई नजर है, आप यही कहना चाहते हैं। चलिए, मेरे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी लगातार जुड़े हुए हैं दिलीप यशवर्धन जी। दिलीप जी, एक तरफ कहीं कांग्रेस आगे है तो कहीं कुछ ऐसे राज्य है जहां पर बीजेपी आगे है। क्या लगता है आपको, इस बार क्या आर पार की लड़ाई? दिलीप जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
चलिए, लगता है कि हमारा उनसे संपर्क टूट चुका है, फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। प्रदीप जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं। प्रदीप जी देखिए, कांग्रेस ने आपके ऊपर आरोप लगा दिए, जिस तरीके से केवल जी ने कह दिया है कि आपने बेरोजगारी बढ़ा दी है, आपने कोई काम नहीं किया है, शासन जो था उसको कुशासन बना दिया है, क्या कहेंगे इसके लिए? क्या है ना, जो भ्रम फैलाना चाहते हैं, जो चीजें ये कहना चाहते हैं, वही सबसे बड़ी इनकी हार है कि बिहार के अंदर जो ठीक है साफ समन्वय चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल तो हार आपकी हो रही है राजस्थान में प्रदीप हाँ जी। बिल्कुल फिलहाल हार तो आपकी हो रही है ना राजस्थान में, इसे कौन नकार सकता है? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं नकार सकते। बिल्कुल राजस्थान में बिल्कुल सरकार कांग्रेस की है और हमारी बिल्कुल उसमें हार हो रही है, इसमें कोई वो नहीं हो रहा है और हमें भी इंतजार है। ठीक है, हारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मगर सेकंड पोजीशन तो हम आएंगे और ये विश्वास होगा राजस्थान की जनता का, हमें तो वो भी पूर्ण रूप से हम उससे संतुष्ट और सहमत है। पहली चीज देखिए, बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए इस बात को तो आपने खुद स्वीकार कर लिया कि हाँ हमारी हार हो रही है, और देखिए कांग्रेस ने भी इस तरीके से आपके ऊपर आरोप भी लगा दिया कि आपके काम को लेकर, जिस तरीके से आप काम करते हैं, जिस तरीके से आप अब सरकार चला रहे हैं केंद्र में, उससे नाराज होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस को देखिए वोट मिले हैं। तो क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं जो बातें कांग्रेस ने कही है कि हाँ आपके अंदर कमी है, इसलिए आपको अब हार का सामना करना पड़ रहा है उपचुनावों में? नहीं है, पहले भी इन्होंने एक भ्रम फैलाया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुए थे और जिसमें उप मुख्यमंत्री लड़े थे हमारे चुनाव, और उस चुनाव में हम बीजेपी पे सीट नहीं है पाई। उन्होंने बहुत खुश हुए, बड़ा भ्रम फैलाया, देखिए बीजेपी की हार हुई है और पता क्या क्या फलाना फलाना। इन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि राजस्थान ये सॉरी हरियाणा के अंदर क्या हुआ, हुड्डा जी का क्यों नहीं जादू चला, प्रियंका जी का जादू क्यों नहीं चला। तो हरियाणा में ये चौथे नंबर पे चल रहे हैं, असम में इनका खाता नहीं खुला, बिहार के अंदर 0/0 है। इसका सवाल का आंसर, जो सवाल पूछा था जवाब भी मैं ले लूंगी कांग्रेस से। केवल जी, जिस तरीके से आप प्रदीप जी ने कह दिया कि आपका तो खाता ही नहीं खुला असम में, क्या आपने भी काम अच्छा नहीं किया क्या? जिस तरीके से आप राजस्थान की तारीफ कर रहे हैं कि चलिए हम वहां पर दोनों सीटों पर जीत रहे हैं, या फिर बीजेपी ने इतने बेकार काम किए, बीजेपी ने सरकार ठीक से नहीं चलाई, लोग बेरोजगार छोड़ दिए, तो असम में क्या हुआ फिर? देखिए, असम की बात जहाँ तक है, नई अभी सरकार बनी है बीजेपी की, वहाँ पे लोगों में ये उत्साह हो सकता है कि बीजेपी ने बड़े बड़े दावे कर रखे हैं असम के अंदर, हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो कहाँ ज्वाइन कर रही हैं, हम आएंगे तो ये कर देंगे। अभी तक कुछ भी काम जो इन्होंने बोला है वो नहीं किया है, लेकिन असम के लोगों को आश्वस्त कर लिया इन्होंने कि हम आएंगे तो ये सभी कुछ करेंगे, एनआरसी कर देंगे, सीए लागू कर देंगे, हम लोगों को वहां पे बाहर निकाल देंगे, कई कुछ दावे हैं। लेकिन वो भी उनकी हवा निकल जाएगी। आप थोड़े दिन के अंदर देखेंगे तो जो असम के लोगों को इन्होंने अच्छे दिनों के, जैसे मोदी जी ने देश के अंदर वायदे किए थे, इसी तरह असम में भी बहुत सारे वायदे कर दिए, जिससे वो लोग भ्रमित होकर भाजपा की तरफ गए हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ, थोड़े ही दिन के अंदर ये भी दावा और भ्रम टूट जाएंगे। जिस तरह से देश के अंदर टूट गया है, इसी तरह स्टेट के अंदर भी टूटेगा। आप देखिए हिमाचल के अंदर देख लीजिए रिजल्ट क्या आया है। इनका जो गढ़ होता था अनुराग ठाकुर का, वहां पे ये हार रहे हैं और प्रतिभा सिंह जी जीत रही है। अभी तो मतगणना चली रही है ना सर, मतगणना तो चली रही है ना। चलिए बिल्कुल सर, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे साथ प्रदीप जी भी लगातार जुड़े हुए हैं और जो हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट है उनकी आवाज़ अभी हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रदीप जी देखिए, बहुत आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, चाहे वो राजस्थान को लेकर हो, क्योंकि राजस्थान में तो इसलिए जीत हो रही है कांग्रेस की, उनकी खुद की सरकार बनी हुई है, और कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर कमियां नहीं होंगी तो जाहिर है कि सरकार आपकी भी बननी चाहिए, वोट आपको भी मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही होता हुआ नजर आ रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे और इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे।
देखिए उपचुनाव को लेकर महासंग्राम लगातार जारी है। किसके सर पर ताज सजेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। परिणाम अभी आने वाले बाकी हैं, क्योंकि देखिए शाम तक परिणाम घोषित हो जाएंगे। फिलहाल मतगणना चल रही है, सुबह 8 बजे से मतगणना लगातार जारी है। मेरे साथ लगातार मेरे मेहमान मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी की है प्रदीप भट्टागर। प्रदीप जी देखिए, अगर मैं राजस्थान की अगर बात कर लूं, आपका गढ़ माना जाता है, बीजेपी गढ़ माना जाता है धरियावद, जहां पर बीजेपी हार चुकी है। क्या कहेंगे अब? गढ़ है सर बीजेपी का धरियावद। बिल्कुल। मैंने देखा है बड़े बड़े गढ़ हार और जीत होते हैं, और हमने देखा है कि 4-4, 6-6 बार के सांसद और विधायक हार जाते हैं। हमने भी उत्तर प्रदेश चुनाव में देखा, और ऐसी जगह चुनाव में कार्य भी करा जहाँ 4-4, 5-5 बार से विपक्षी दलों के विधायक गण और मंत्री कई बार के बने बैठे थे और वो हारे, और ऐसे हारे भी बहुत बुरा हारे। मगर इस मंथन ये करना है कि जो भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार के लिए जो अन्य दल भ्रम फैलाना चाहते थे, जो राहुल जी ट्वीट करके दिखाना चाहते थे, वो दोगलापन और वो चीज दिखाई देगी इस चुनाव में। बिल्कुल राजस्थान में सरकार है गहलोत जी की, और वो जब जहाँ सरकार होती है ये एक्सक्यूज दे रहे हैं। सर प्रदीप जी कैसी बात कर रहे हैं आप, तो ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि ठीक है उनकी सरकार है तो भाई उनको जीत मिलेगी या उनके उपचुनाव में जीत हो जानी है। ये थोड़ी नहीं होता, कुछ काम होते हैं कांग्रेस में। अगर कांग्रेस ने काम किया होगा, उनकी सरकार भले ही है, लेकिन सर कहीं ना कहीं तो यही होता है ना कि अगर आपने कुछ काम किए हुए होते तो कहीं ना कहीं उपचुनाव में आपकी जीत हो रही होती। लेकिन अब तो ये आपसे बहाने और या फिर एक्सक्यूज दे रहे हैं मेरे को। मेहमान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए, देखिए बीच बीच में हमें आपको अपडेट देना पड़ता है, इसलिए मुझे रोकना पड़ता है मेहमानों को, इसलिए मैं माफी भी चाहूंगी। लेकिन मेरे साथ दिलीप यशवर्धन भी लगातार जुड़े हुए पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। दिलीप जी देखिए, जिस तरीके से हमने देखा जहां जहां से अपडेट आ रही है, जिन जिस स्टेट से अपडेट आ रही है उपचुनाव के नतीजों को लेकर, वो हम पहुंचा ही रहे हैं। लेकिन देखिए राजस्थान की अगर हम बात कर लेते हैं तो धरियावद गढ़ है बीजेपी का, वहां 2 सीटों पे चुनाव हो रहा है। एक पे तो दोनों पे ही कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया है कांग्रेस ने, क्योंकि वहां की वोटिंग अब खत्म होने वाली है। अब आखिरी राउंड पे चलना भी है। दिलीप जी एक और मेरा ये सवाल यही है कि देखिए चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की बहुत सारी कमियां हैं, उसकी वजह से बीजेपी को हार मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने भी ये कह दिया है, जो प्रदीप भटनागर है बीजेपी के नेता, उन्होंने कह दिया है कि भाई चाहे उनका एक्सक्यूज ही क्यों ना समझ ले हम, वो कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की वहां पर है। क्या लगता है आपको, ये बीजेपी कमियों की वजह से बीजेपी वहां पर हारी है राजस्थान में उपचुनावों में? वो मेन इलेक्शंस का आईना है। दिलीप जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? बहुत मायने नहीं रखती, क्योंकि एक आध सीट पर आप अगर हार जीत का फैसला, पार्टी की हार जीत के फैसले आप देखेंगे तो वो कहीं से तार संगत नहीं होता, या तो बहुत ज्यादा सीटों पर चुनाव हो, 1-2 सीटों का चुनाव पर हो जाना, बहुत सारी चीजें लोकल। हिमाचल प्रदेश में तो बड़ी उम्मीद लग रही थी आपको कि भाई हम ही जीतेंगे इन सीटों पर, लेकिन सारी सीटों पर आप हारते हुए नजर आए सर हिमाचल प्रदेश में भी। देखिए मैं भी एक स्पष्ट थोड़ी सी चीजें कर दूं, अभी मतगणना चल रही है और जो भी परिणाम आते हैं, जीत के आए या हार के आए, तो स्वीकार है, बौखलाएंगे नहीं, बिल्कुल भी ना दिखाई देंगे हाशिए पे, मगर बहुत उम्मीद और मजबूती के साथ हमें हर जगह चुनाव लड़े। हमारे कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के काम किया, और रही हार जीत की बात, हार होती है 24 सीट पे तो जीत सकते थे ना, एक सीट पर आप आगे नहीं चल रहे हिमाचल प्रदेश में सर, सारी सीटों पे कांग्रेस कब्जा कर रही है, कोई ना कोई तो रीजन होगा ना कुछ तो कमी होगी ना सर। जनता का काम है वोट देने का, अपना जो भी अपना। अगर सर जनता वोटिंग करती है तो वो काम को लेकर वोटिंग करती है, कौन सी पार्टी क्या काम कर रही है उसको लेकर वोटिंग की जाती है। जी बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ, जो चुनाव चल रहा है वो उपचुनाव है, और उपचुनाव को ज्यादा इतना नहीं माना जाता है, ना इतना उस पर गौर दिया जाता है। बिल्कुल उपचुनाव है, और उपचुनाव पे जो चल रहा है हाथ गौर देने वाली बात तो है। देखिए मैंने बीजेपी का हमेशा सिर्फ एक यही रुख देखा है कि जब भी चुनाव चाहे छोटे हों या बड़े, लेकिन जितने भी जो वरिष्ठ नेता होते हैं बीजेपी के, जितने भी बड़े राजनेता होते हैं, वो पहले मैदान में आ जाते हैं रैलियां करने के लिए, बड़े बड़े भाषण देने के लिए, वो एकदम सक्रिय रहती है बीजेपी पार्टी। लेकिन उपचुनाव देखिए सर, हिमाचल प्रदेश में अगली साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, और इस वक्त आगामी चुनावों से पहले आपको हार का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल देखिए, चुनाव की बात अगर आप करते हैं, चुनाव किसी भी राज्य में हो या देश में हो, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव गंभीरता से लड़ती है, अपना कार्य कौशल
जनता के बीच में लेके जाती है, अपनी बातें बताती है। ये जनता का निष्कर्ष है कि वो मतगणना वोट जिसको देना है वो जनता का काम है। हमारा काम है कर्म करना, हर घर घर जाना, हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्ण रूप से बस और घर घर जाके काम ना किया उपचुनाव में। अब रिजल्ट तो जनता के हाथ में ना, जो आप सुनाएंगे रिजल्ट वो हमारे को सुनाई देगा। रिजल्ट तो सर आपके काम से ही आते हैं ना, पार्टी अब जो भी करेगी रिजल्ट तो आपके काम से आएंगे। चलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे साथ केवल ढींगरा भी लगातार जुड़े हुए हैं। केवल जी अब तो चेहरे पर स्माइली ला दीजिए। देखिए राजस्थान में आपकी जीत हो ही गई है, पक्का हो ही गई लगभग, और अब हिमाचल प्रदेश में यही सिचुएशन बन रही है, आप ही की जीत यहाँ पर होती हुई नजर आई है। देखिए बिल्कुल जहां तक स्माइल की बात है, बात ये है कि देश के अंदर केवल जी मैं माफी चाहती हूँ, केवल जी मैं इसका जवाब आपसे लूंगी। केवल जी माफी चाहती हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, सब हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी का। इलाहाबाद उपचुनाव और तमाम जो देश में उपचुनाव चल रहे हैं उसको लेकर आपको ताज़ी अपडेट दे रहे हैं। क्या कुछ इस अपडेट में है वो आपको बता रहे हैं। फिलहाल तमाम सीटों पर कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है, और लेकिन कुछ क्षेत्रीय दल भी हैं जो सक्रिय हैं। आपको बता दें कि क्षेत्रीय पार्टियां जैसे कि इलाहाबाद में इनेलो जो है वो पूरे तरीके से सक्रिय है। चलिए तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। परिधि भटनागर जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, केवल ढींगरा जी हमारे साथ कांग्रेस, और दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। आप तीनों का एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आप ही के पास भटनागर साहब आना चाहूंगी। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ रही है। आपसे मैं जानना चाहूंगी क्या इन सीटों से अब आपको, हालांकि मंथन करने की तो जरूरत है, देखिए चाहे आप राजस्थान की बात ले ले चाहे आप हरियाणा की बात ले ले, मंथन करने की जरूरत है। किस तरीके से मंथन करेंगे अब आप? मैं छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। अगर हम हरियाणा के चुनाव पे जाएं, अभय चौटाला वही है जो किसानों के हित में जाके वो दे के आए थे, इस्तीफा दे के आए थे, और जहाँ उनके कारण आज उपचुनाव हो रहा है। आज जो सरकारी खजाने में सेंध लगी है चुनाव को लेके, ये वहां की जनता को सोचना पड़ेगा और सोचना भी चाहिए कि किस तरीके से हरियाणा को उपचुनाव में झोंका अभय चौटाला ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए। अगर इस्तीफा दे दिया तो दोबारा क्यों चुनाव लड़ रहे हैं अभय चौटाला, या बता सकते हैं वो? क्या कांग्रेस की तो वहां गिनती नहीं है कहीं दूर दूर तक, मगर फिर भी हमें संतोष है कि हमारा जो कैंडिडेट प्रत्याशी जो वहां पे इस समय चुनाव लड़ रहा है और वो बराबर लीड में है, और हमें बड़ा संतुष्ट है कि हमने जो भी हरियाणा सरकार में रह के काम किया वो दर्शाता है कि जो हमें वोट पड़ा है और जो गिनती में चल रहे हैं वो संतुष्टि देता है कि हमने कहीं हरियाणा में हमारी जीत सुनिश्चित है, और हम इससे संतुष्ट भी हैं। अगर सरकार चले, देखिए हमने पंजाब को देखिए ना क्या हाल पंजाब में चल रहा है। बिल्कुल आपने हिमाचल की बात भी करी, मगर हिमाचल में भी कोई ऐसा लंबा मार्जिन नहीं चल रहा है। लेकिन भटनागर साहब मध्य प्रदेश की रेगांव सीट आपको याद होगी जहां पर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरे तरीके से धुआंधार प्रचार उन्होंने किया, रैलियां की मंच के माध्यम से, कांग्रेस पर तंज कसा, वहां पर कांग्रेस आगे हो गई है। देखिए मध्य प्रदेश में वही कांग्रेस है जिन्होंने किस तरह से डामाडोल सरकार बनाई और कैसे भाग गए। ये भी चीजें देखनी पड़ेगी। जो वादे खिलाफी और वादे करे थे वो भी देखा, और उसके भी उपचुनाव हुए, और उपचुनाव में भी देखा हमने क्या इनकी शिकस्त हुई, कैसे धूल चाटी इन्होंने। चुनाव किसी भी प्रदेश में हो, देश में हो, वहां के नेता पार्टियों के और जो प्रत्याशी है वो तो अपना प्रचार करते ही है, बड़े नेता भी जाते हैं उसमें। और वहां के चाहे सीएम हो, क्या राजस्थान में नहीं हुआ? राजस्थान में उस तरीके से हुआ, और प्रदेशों के बड़े नेता गए। ये तो चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए सब जाती है। ठीक है, केवल ढींगरा जी आपके पास, ठीक है मैं लौटूंगी भटनागर साहब आपके पास। केवल ढींगरा जी आपके पास आना चाहूंगी। हालांकि राजस्थान में पूरे तरीके से कांग्रेस ने बढ़त बना ली है, और हालांकि काउंटिंग भी पूरी होने पर है और कांग्रेस अभी तक बढ़त बनाए हुआ है, उसके लिए तो आपको बधाई। लेकिन बाकी राज्यों में कैसे मंथन करेंगे आप? ये सवाल तो आपसे भी है। मंथन दोनों ही पार्टियों को करना जरूरी है। बहुत सी ऐसी सीटें थी जहां पर कहा गया था कि बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, लेकिन बावजूद इसके आप वोटों का मार्जिन देख लीजिए। देखिए बात यह है कि बीजेपी का जिस तरह से अच्छे दिनों के वायदे थे, वो अच्छे दिनों के वायदे धूमिल इसलिए हुए क्योंकि लोगों के ऊपर महंगाई की मार पड़ी, लोगों के ऊपर बेरोजगारी की मार पड़ी, फेस्टिवल सीजन के अंदर लोगों के जेब में पैसा छिन गया, लोगों के पास पैसा नहीं था,
इसी तरह से बीजेपी का जो सारा मामला था वो डाउन हुआ। आज लोग उसका विकल्प देख रहे हैं, तो उसका विकल्प कांग्रेस है और दूसरी पार्टियों के लोग भी हो सकते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा रहा है, बीजेपी ने अपने अच्छे दिनों के वायदे करके झूठ बोला देश के साथ, बरगलाया देश को और देश को एक ऐसी तरफ ले गए जिससे बड़े बड़े की बात कर रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, चलिए एक सीट पर आप आगे हो गए हैं, एक सीट पर आपने बढ़त बना ली, लेकिन बाकी एक लोकसभा की सीट और 2 विधानसभा की सीटें कहाँ है? उनमें कांग्रेस कहीं भी स्टैंड करती दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, आपको मैं 13 स्टेटों का जो चुनाव हो रहा है, 13 स्टेट में कुछ छोटी स्टेट भी है, मेघालय है, जैसे मिजोरम है, आप सभी में देखिए बीजेपी सिर्फ 2 स्टेटों को छोड़ के बाकी सभी में साफ है। 11 स्टेटों के अंदर बीजेपी की धाराशाही है सिस्टम। इसीलिए है क्योंकि ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। आप अगर अच्छी तरह से चेक करें रिजल्टों के बारे में, तो बीजेपी धाराशाही हो रही है, चाहे दूसरी पार्टियां आ रही हो, चाहे कांग्रेस आ रही हो, चाहे दूसरी पार्टियों में वोट मिल रही हो, लेकिन बीजेपी की वोट खत्म हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि इन्होंने जिस तरह से बेरोजगारी फैलाई पूरे देश के अंदर, इसलिए कि जिस तरह से इन्होंने महंगाई बढ़ाई पूरे देश के अंदर। आज पेट्रोल जो है 110 रुपए और 15 रुपए हो रहा है, और डीजल जो है जो साहब घूम फिर कर महंगाई पर आप आ जाते हैं। महंगाई पर है, आप घूम फिर कर क्यों आ जाते हैं? आज की बात करिए ना, नतीजों की बात करिए। आपने महंगाई की बात कर दी, मैं अगर आपने महंगाई की बात कर भी दी है तो आप मुझे ये बता दीजिए, आपने ही महंगाई के लिए, जनता के लिए क्या किया? कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। असम में 5-0 कहां की टक्कर है, कहां स्टैंड है कांग्रेस का? तेलंगाना में टीआरएस और बीजेपी में कांटे की टक्कर चल रही है। बहुत कम मार्जिन से जो बीजेपी है वो बढ़त बनाए हुए है। और बात अगर बाकी प्रदेशों की कर ले, मध्य प्रदेश की मैंने बात ही कर ली है, हरियाणा की आप देख लीजिए। हरियाणा में तो पूरे तरीके से कहां स्टैंड कर रहे हैं पवन बेनीवाल? मात्र 14 से 15 हजार वोटों पर स्टैंड कर रहे हैं। मैंने फिर कहा, जीत कौन रहा है? जीत वो रहा है जो बीजेपी के ऑपोजिट में। और कांग्रेस जो है, जहां कहीं कांग्रेस जीत रही है, कहीं इंडिविजुअल पार्टियां जीत रही हैं, कहीं जिस तरह से लोगों को सुविधा है उस तरह से वोट दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, सिवाय 2 स्टेटों के। और वो भी 2 स्टेटों के अंदर इन्होंने जिस तरह से प्रयोग किया लोगों को उठा उठा के ले जाने का। असम के अंदर बड़े बड़े वायदे कर रखे हैं, उनको कह रखा है कि अब जिस तरह से पूरे देश के अंदर कह रखा था अच्छे दिन आएंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, इसी तरह असम के अंदर कह रखा है रोहिंग्या को निकाल देंगे, एनआरसी लागू कर देंगे, सीए लागू कर देंगे। लोगों को लोक लुभावने वायदे तो देते हैं लेकिन काम नहीं करते। इसी तरह से वो 2 स्टेटें भी इनके हाथ से जाएंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश तो पहले ही चली गई थी। जबरदस्ती करके इन्होंने एमएलए उठा उठा के कहीं और ले गए। और आज स्थिति ये है कि 2 स्टेटों को छोड़ के बाकी सभी जगह पे कांग्रेस बीजेपी धाराशाही हो रही है। आप अगर अच्छी तरह से इसको अध्ययन करें, कांग्रेस कहीं बढ़त बना रही है, कहीं नहीं भी बना रही, लेकिन एक ही पार्टी है बीजेपी के ऑपोजिट में, वो है कांग्रेस, जो कि पूरे तरीके से अपना काम कर रही है, लोगों के बीच में जा रही है, लोगों को अपने मुद्दे रख रही है। मैं आ रही हूं भटनागर। विचारधारा की बात है, विचारधारा कांग्रेस की विकास की है और इन लोगों की है धर्म से, जातियों से लड़ाने की है। दोनों में फर्क है। ठीक है भटनागर साहब, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं दिलीप जी आपके पास आना चाहूंगी। दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं की बातें आपने सुनी है, किस तरीके से आप बढ़त मानते हैं? क्या वाकई जिस तरीके से विकल्प के रूप में खुद को कांग्रेस देख रही है, जनता उसको विकल्प के रूप में देख रही है? क्योंकि हमने तमाम सीटों का अगर आंकलन करें तो कांग्रेस का स्टैंड, मैं फिर से कह रही हूं कि कहीं भी दिख ही नहीं रहा है, कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आ रही है, एक राजस्थान को छोड़कर। इलेक्शन सत्ता के लिए चुनौती है और विपक्ष के लिए मौका। और अगर सत्ता अपनी चुनौतियों पर खड़ी नहीं करती और विपक्ष इस मौके का फायदा नहीं उठा पाता है, तो दोनों की राजनीतिक कमी डाली जाएगी। और 1 या 2 सीटों, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, 2 सीटों से आप आने वाले चुनाव का परिणाम घोषित कर सकते हैं या उसका अंदाजा लगा सकते हैं। पर बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो चुनाव को वहाँ पर पार्टी की विचारधारा, पार्टी के द्वारा किए गए काम, ये फैक्टर तो होता ही होता है। लोकल एरिया की समस्या है और जो लोकल एरिया के कैंडिडेट पर बाईपोल हो रहे हैं, उसका अपना
होगा है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है कि सरकार को एक आकलन कर लेना चाहिए कि अगर हम सत्ता में होने के बावजूद बाइक में हार रहे हैं तो इसका मतलब जनता की नाराजगी कहीं ना कहीं है उस क्षेत्र में ही सही। और ये जो नाराजगी होती है ये राजनीति में गेम की तरह होती है और इतनी तेजी से अंदर अंदर फैल जाती है कि राजनीतिक पार्टी को पता नहीं चल पाता। लेकिन जो विपक्ष है अगर विपक्ष इस मौके को फायदा उठा लेने के बाद इतने बड़े बोल नहीं बोले, क्योंकि ये मौका है, ये गलती से दिल्ली के भाग से भी कभी कभी टूट जाता है। लेकिन अगर आप विचारधारा की बात करें, विचारधारा ना तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं की विचारधारा है, ना ही कांग्रेस की विचारधारा है। ये मौके की राजनीति जब जिसको जैसा मौका लग जाए और जिस तरह का मौका जिस तरह का पासा काम कर जाए, राजनीतिक पार्टियां उसी तरह का पासा फेंकती, चाहे वहाँ वो जातीय समीकरण बैठाल के हो, चाहे वहाँ किसी लाभ को देकर हो, जिस तबके का किस जाति का क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र का समीकरण बैठाल करके हो, बहुत सारे फैक्टर में आज की डेट में इलेक्शन काम पर नहीं, क्योंकि अगर काम पर इलेक्शन हो और सत्तारूढ़ पार्टी ने काम किया हो तो सत्तारूढ़ पार्टी को कुछ एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो बिना एफर्ट के लेकिन पूरा दम खम लगाना, अपने कामों का ब्यौरा देना, अपने कामों का बखान करना, जनता को बताना कि हमने ये किया है। अगर आपको जनता को ये बताना पड़ रहा है कि हमने ये किया है तो इसका मतलब आपने जनता के लिए कुछ नहीं। क्योंकि अगर आपने जनता के लिए कुछ किया तो जनता खुद ही आपको बताने की जरूरत नहीं। और विपक्ष जब सत्ता में होता है तो वो काम बिल्कुल नहीं करता है, उस मुद्दा पर बिल्कुल बात यही वो विपक्ष बैठता है, उसको सारे मुद्दे याद आने लगते हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे सिलेंडर के दाम हो, ये सारे के सारे मुद्दे कांग्रेस के समय में भी इस देश में, आज भारतीय जनता पार्टी के समय में भी है। इस देश में सत्ता का परिवर्तन होता है, मुद्दों का परिवर्तन नहीं होता है। मुद्दे अपनी जगह यथास्थिति रहते हैं। तो ये जो बाइपोल इलेक्शन से एक दो सीटों का चुनाव मुझे नहीं लगता है और किसी पार्टी को ठीक है और जीत जाने से बहुत ठीक है यशवर्धन साहब, आपकी आवाज़ मुझे साफ नहीं आ पा रही है, इसलिए मैं आपको रोकना चाह रही हूँ। मैं आपके पास एक बार फिर से आऊँगी, लेकिन उससे पहले केवल ढिंगरा जी आपके पास मैं आऊँगी, लेकिन उससे पहले खेमचंद माफ कीजिएगा प्रदीप भटनागर जी कुछ कहना चाह रहे थे। भटनागर साहब, आप केवल ढिंगरा की बातों में कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। मैं ढिंगरा जी को ये आपके जो मुख्यमंत्री हैं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्यों नहीं आते, गोल क्यों हो जाते हैं? अगर आप पेट्रोल महंगे की बात तो यहाँ बैठ के करते हैं, मगर ये क्यों नहीं बताते कि आपके मुख्यमंत्री जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, बुलाया जाता है, तो उसमें पेट्रोल डीजल को जीएसटी मिलाने के क्यों गायब हो जाते हैं? उसको मीटिंग को आज तक अधूरा क्यों छोड़ रखा है? पहली चीज, ये जो महंगाई की बात कर रहे हैं, जो मार की बात कर रहे हैं, क्या आज पूरा भारत का मीडिया दिखा रहा है कि दिल्ली और विभिन्न प्रदेशों में किस तरह बाजारों में भीड़ है, और वो दर्शा रहा है कि पेट्रोल डीजल की कितनी मार और क्या है? पहली चीज। दूसरी चीज बता दूं मैं कि आपकी जो सोनिया जी हैं आज विश्व के 5वें-6वें नंबर की धनवान व्यक्तियों में गिनी जाती हैं। क्या आपने कभी उनसे मांगा कि कार्यकर्ता को भी 1-1 करोड़ रुपए दे दें? आप भी, आप विश्व की 5वीं-6वीं आप पैसे वाली हैं सोनिया जी, तो कभी मांगा है आपने? 15-15 लाख तो बड़ा मांगते हैं आप देश की जनता के। आपको बीजेपी की सरकार से 15-15 लाख रुपए आपको सरकार से चाहिए। तो सोनिया जी के अकाउंट में लाखों अरबों खरबों रुपए जो पड़े हैं, जो उसमें से कभी नहीं मांगे आप लोगों ने? तो विश्व की 5वें-6वें नंबर की कैसे धनवान हो गई वो, भाई पूछा है आपने? पहली चीज। अभी महाराष्ट्र में भी सरकार चल रही है आपकी, 100 करोड़ रुपए आपको महीना चाहिए, तो उसमें आपके कितने पैसे आते हैं थोड़ा वो भी बताएं। जो गृह मंत्री फंसे हुए, और मुझे वही बताएं जो अजीत पवार की जो 1000 करोड़ की अभी जो अटैच हुई है संपत्ति, उसके बारे में बताएं। थोड़ा सा आप अपनी चीजों में पारदर्शिता लाइए। ठीक है, हमने पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, बिल्कुल आप रोजगार की बात करते हैं। आपके पंजाब के अंदर रोजगार अभी तक आपने नहीं दिया, रोक के रखी है आपने हजारों फाइल। राजस्थान के अंदर 25 लाख बच्चे आज भी धरने पे बैठे हैं, पेपर आपने लीक करा दिया उनका। आप वहां किसानों को मारते लाठी डंडों से, बुजुर्गों के तक शर्म नहीं करते, उसके विषय में नहीं बोलते आप लोग। क्योंकि आप लोगों को जो चिल्लाना और जो चीज दिखाना है ना, टारगेट करना, वो सब समझती जनता। और हमें तो स्वीकार है हार भी और जीत भी, और हम बैठे हैं बिल्कुल तैयार। सत्ता के लालच में सरकार नहीं बनाई, हम लोग देश और धर्म की और चीजों को आगे लाना, देश रक्षा, जो भी चीजें न्यायिक होनी चाहिए उसके लिए सरकार बनाई हुई। कल की जाति आज सरकार चली जाए, महादेश हित में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जो आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, अगर आपने इतने लंबे वर्ष तक सरकार चलाई, वो हिंदू मुस्लिम किसान गरीब सबको डिवाइड करके चलाई।
आज आपसे सब चीजें छिन गई, तो आज बहुत परेशान है, हाशिए पे हैं। तो आप जो चिल्ला के दिखाते हैं उस पर कभी नहीं बोलते। पंजाब पे क्यों नहीं बोलते आप लोग? क्या सरकार नहीं है वहाँ पे? सरकार क्या आपकी जेब से पैसे खर्च करके आई है? आप जनता के पैसों से चुनाव लड़ के जीत के आए। ठीक है भटनागर साहब, मैं लूटूंगी आपके पास। ठीक है, बनाया जा रहा है उसके बारे में। ठीक है भटनागर साहब, मैं लूटूंगी आपके पास और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे, लेकिन बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फौरन हाजिर होंगे। तो इसी खबर पर बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं प्रदीप भटनागर जी। भटनागर साहब, इसी पर मैं आपसे इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और सीधे तौर पर कहा है कि बीजेपी से मध्य प्रदेश की खंडवा सीट पर ज्ञानेश्वर पाटिल को जो बढ़त मिली है वो बढ़त गड़बड़ी है। जहाँ हारते हैं वहाँ इल्जाम लगाने लगते हैं। हम भूल गए होंगे शायद, अब तो जनता भी भूल गई होगी, हम लोग भी भूल गए होंगे। आज मैं याद दिला दूं कि जो जिसपे वोटिंग होती है मशीनों पे, सबसे पहले उंगली कांग्रेस ने उठाई थी कि जो ये मशीनें, वोटिंग मशीन है, इसमें गड़बड़ है, ये हैंग हो जाती हैं, ये कैप्चर हो जाती है। कितने इल्जाम लगाए थे, ये सबसे बहुत जोर शोर से सबसे दिल्ली की जो मुख्यमंत्री, उन्होंने भी खूब उठाई और कांग्रेस को उठाई जिन्होंने ये लाए, जो ये मशीनें लाए चुनाव के लिए, आज उन्होंने ही वोटिंग मशीनों पे इल्जाम लगाया। और ये आज फिर आप देख सकते हैं कि अब ये जहाँ बढ़त है तो इनकी बढ़त है, तो वहाँ ये बुराई नहीं देंगे ना मशीनों को ना किसी चीज को भी, जहाँ ये हार रहे हैं या इनका स्ट्रेंथ है। मैं एक बात और बता दूं आपको, मुझे बहुत नाज है अपने प्रधानमंत्री पे, जिन्होंने भारतवर्ष को एक नारा दिया, सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और सबका प्रयास होगा तो भारतवर्ष को स्वच्छता में आगे आ रहा है, वो भी आएगा। अब मुझे बड़ा पूर्ण विश्वास है कि सबका प्रयास जो भारतवर्ष में चल रहा है, आज हमारा भारतवर्ष एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट आएंगे और उदाहरण सबसे बड़ा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बनेगा। ये और राज्यों को भी सीखना चाहिए कि सफाई, साफ सफाई कैसे ध्यान रखना चाहिए। बहुत नाज है हमें, ऐसे मुख्यमंत्री हमारा नेतृत्व करते हैं, तो जनता को, सबको सहयोग को लेकर चलते हैं। हर महीने कर रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उनका फर्ज है देश के लिए काम करना और उनकी सराहना भी होती है। लेकिन अभी बात नतीजों की, भटनागर साहब, बात तो हम नतीजों की आज कर रहे हैं ना। आंध्र प्रदेश की एक सीट है हुजूरपुरा, जहां पर वीएसआर और कांग्रेस का गठबंधन है, वहां पर बीजेपी का गढ़ मानी जाती है वो सीट, ये आपको भी पता है। लेकिन वहां पर 1,12,000 से ज्यादा वोट जो है वो वहां पर वीएसआर को मिल रहे हैं, कांटे की टक्कर, और बीजेपी को अभी तक मात्र 21,661 वोट। जी बिल्कुल बिल्कुल, बताता हूँ। अगर आप तेलंगाना की बात कर रहे हैं, मैं तेलंगाना के बारे में बता दूं कि 2.7 वोट जो प्रतिशत है वो ओबीसी जी की पार्टी को मिलते हैं, उनके 5 विधायक हैं। हमें 7% वोट मिला वहाँ पे विधानसभा में, हमारे को हमारा 1 विधायक है, मगर हमारी परसेंटेज कितनी ज्यादा है। यहाँ भी हम सेकंड पोजीशन में बराबर टक्कर दी है हमने, और अभी भी टक्कर दे रहे हैं। ठीक है, पीछे चल रहे हैं हम, मगर हम अपनी बढ़त में हैं और अपनी कामयाबी पे। आज नहीं पीछे चल रहे हैं तो उसके साथ बढ़त में कैसे हो गए सर? जी दोबारा बोले। आप कह रहे हैं कि हम पीछे चल रहे हैं, उसके बाद भी हम बढ़त में हैं, पीछे जब चल रहे हैं तो बढ़त में कैसे हो गए? हाँ, वो इसलिए कि कम से कम अभी गिनती में तो हैं। बिल्कुल गिनती में तो हैं, अभी दौड़ में चल तो रहे हैं। गिनती में तो फिर कांग्रेस भी है, गिनती में तो फिर कांग्रेस को भी मान लिया जाए। अगर यही सोचकर देखिए, आपके सुनिए भटनागर साहब, 29 की 29 विधानसभा सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। आपके सुबह क्या मेरे साथ प्रवक्ता बैठे कैप्टन आई सिंह जी, 29 सीटों पर वो जीत का दावा कर रहे हैं। अभी जब कुछ ना कुछ बढ़त हासिल नहीं होती है तब आप कह रहे हैं कि चलिए कोई बात नहीं, रेस में तो है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल दावा करना चाहिए जीत का, हौसले बुलंद रहने चाहिए। हार जीत बात की बात है, जब फौज लड़ती है तो हौसले के साथ लड़ती है। बिल्कुल ठीक है, हमारे जो भी नेतागण बैठे थे उन्होंने ये बात कही है, मैं उनका सम्मान बिल्कुल करता हूँ, और बिल्कुल उनके सीटों पे जीत का सुनिश्चित करने के लिए ही बैठे थे। अब जब जितनी मतपेटियां खुल रही हैं, जितनी भी अब चीजें सामने आ रही है, वो हार जीत बताएगी, मगर हौसला सबसे बड़ी चीज है। और हमारे नेतागण ने हौसला दिखाया, मैं बिल्कुल उनका सहार नहीं हूँ इस चीज के बारे में, और मैं भी बिल्कुल हम पूरी तरीके से सजग हैं और जीत के बिल्कुल आगे हैं। हाशिए पे क्यों चले जाएं, अपने कार्यकर्ता क्यों मनोबल गिराएं? जिस कार्यकर्ता ने उस चुनाव में रात दिन काम किया, अपना घर छोड़ के काम किया, उस कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाना चाहिए। जो कार्यकर्ता को मनोबल बढ़ाते हैं वो हमेशा। जब 29 सीटों पर आपने जीत का दावा कर दिया, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि आपने किस बिना पर फिर जीत का दावा किया, क्या सोचकर दावा किया? राजस्थान में आपकी स्थिति आप देख लीजिए कि आपको वहां पर मंथन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए किस चीज का दावा किया,
जो हमारे साथी कार्यकर्ता गली गली घर घर पर्चा बांटने अपने अपने वोट मांगने जाते हैं, प्रत्याशी को लेके जाते हैं और जो कार्यक्रमों में होते हैं भाजपा के, उसमें कार्यकर्ता बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है और वो हार जीत का पूरा निष्कर्ष तक एंड तक लाता है। अब कहाँ लास्ट रह जाता है? जब चुनाव होता है, जब वोटिंग होती है, वो एक जनता के पाले में चला जाता है। मगर जनता तक, अपने वोटर तक जाना कार्यकर्ता का, प्रत्याशी का, नेता का, सबका काम है और वो हर पार्टी करती है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागणों ने करा। बाकी हार जीत तो हमें जनता पे जो हमें अगर चाहेगी सरकार में लाना या हमें चाहेगी हटाना, तो जनता का काम है, वोट का काम है। वोट बहुत बड़ी पावर है। वोट चाहे तो आज भाजपा की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में है। जनता ने ही उत्तर प्रदेश के अंदर और राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। ये वोट पावर है और वोट पावर ऐसी होती है कि लंबे वर्ष तक केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बहुत दूर भी रही है और हम हर चीजों पे हर चीज को मतगणना में भी। ठीक है भटनागर साहब, देखिए मानिए चाहे ना मानिए, बातें तो देखिए आप प्रवक्ता है तो ऑब्वियस सी बात है, प्रवक्ता इसीलिए बनाए जाते हैं कि वो बातें बहुत अच्छी कर लें। लेकिन आप मानिए चाहे ना मानिए कि देखिए मंथन की जरूरत तो है भटनागर साहब, कहीं ना कहीं मंथन की जरूरत तो है, ये बात तो आपको माननी होगी। समय इतनी इजाजत देता है, मैं माफी चाहूंगी आपसे, समय इतनी इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दिलीप यशवर्धन जी और इसी के साथ हमारे साथ केवल ढींगरा जो जुड़े, उन दोनों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। उपचुनावों का महासंग्राम और इन्हीं महासंग्राम की तमाम खासी अपडेट आपको देने के लिए मैं हाजिर हूं इस बुलेटिन में आपके साथ। तो लगातार बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है कई राज्यों में और कई राज्यों में बीजेपी को झटका लगता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल में बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। उपचुनावों के नतीजे लगातार जारी है, मतगणना लगातार जारी है और देश में 30 अक्टूबर को 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ उसके लिए आज काउंटिंग जारी है। 3 लोकसभा सीटों में दादर नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट है। वहीं विधानसभा में असम की 5, बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, मेघालय, हिमाचल की 3, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक की 2, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीट है और इन्हीं पर चुनावी जो मतगणना है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने तो जश्न भी मनाना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक मतगणना केंद्र के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पूरे तरीके से जश्न मनाया क्योंकि वहां पर टीएमसी लगातार बढ़त बनाए हुए है और आगे चल रही है। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल प्रदेश की तीनों विधानसभा सीटों पर जो यहां पर है वो बढ़त बना ली है। आगामी चुनावों के लिए बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की तीनों सीटों पर बढ़त बना ली है। इसी के साथ आपको बता दें कि लोकसभा की 1-1 सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना की बढ़त है। लोकसभा की तीनों सीटों में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस और 1 पर शिवसेना ने बढ़त बना ली है। मध्य प्रदेश की खंडवा में बीजेपी आगे चल रही है, हिमाचल की मंडी में कांग्रेस आगे चल रही है तो शिवसेना को दादर नागर हवेली सीट पर लीड मिली है। आपको इसी के साथ बता दें 15 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और चलिए लगातार उपचुनावों पर एएनबी न्यूज आपको खास कवरेज दिखा रहा है। तमाम नतीजे आपको एएनबी न्यूज पर दिखा रहे हैं। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। विजेंद्र सिंह सोलंकी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप तीनों का एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं
संजय चक्रवर्ती जी, आपके पास आना चाहूंगी। बहुत बहुत बधाई आपको, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं आप पश्चिम बंगाल की तमाम सीटों पर, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो समस्त देशवासियों को मैं आज का जो धनतेरस का पर्व है सबको शुभकामनाएं। आप इस पर्व को जो है शांतिपूर्ण ढंग से और अच्छे से मनाइए अपने परिवार के साथ, और आगे चल करके आपका जो है दिवाली और दिवाली के बाद भैया दूज, गोवर्धन पूजा, तब की हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आते ही जोड़ता चला मैंने बोला था कि हम 7 सीटें जीतेंगे, और जो मेरा प्रेडिक्शन था, जब मैंने कहा था 200 से अगर 225 सीटों के बीच में हमारा रहे हैं, तो मेरा प्रेडिक्शन लगभग पूरा सही निकला। जो मैंने बोला था वही उतना हुआ है। हम 220 पे हम पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी का जादू लोग पश्चिम बंगाल के लोगों की सर्विस के बोल रहा है, और ये 2024 में भी क्लियर हो जाएगा। ममता दीदी की सरकार बनने वाली है लोकसभा में, और प्रधानमंत्री के लिए ममता बनर्जी बिना किसी हिचकिचाहट के मैं कह सकता हूँ कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जी ठीक है। विजेंद्र सोलंकी जी, लगातार धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखा रही है तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में। पहले विधानसभा चुनाव, उसके बाद भवानीपुर सीट, और अब एक बार फिर से ये उपचुनाव जो है हुए हैं यहाँ पर तमाम सीटों को लेकर। पूरे तरीके से टीएमसी ने बढ़त बना ली है और जश्न भी पूरे तरीके से मना रही है टीएमसी। बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है? धन्यवाद धन्यवाद। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, बताया नहीं गया अभी तक। जी, मेरा नाम मुस्कान है सर। है मुस्कान जी? अच्छा मुस्कान जी, ठीक है। सर्वप्रथम तो मैं भी ये लगातार 5 पर्व जो हमारे हैं, हिंदुओं के विशेष पर्व हैं, आज धनतेरस है, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन, इन सब के देशवासियों को और देश से बाहर रहने वाले भारतीयों को भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। उसके साथ साथ मैं इस बात की भी बधाई देना चाहूंगा भारतवासियों को, भारत से बाहर रहने वाले हिंदुस्तानियों को आज प्रधानमंत्री दौरे पे हैं, विदेश के पे, और उन्होंने जो ऊंचाइयां छुई हैं उससे देश का मान, जबरदस्त इजाफा देश के मान सम्मान में हुआ है। इसके लिए भी मैं सब देशवासियों को और भारतीयों को बधाई देता हूँ। इसके साथ साथ मैं यहाँ से कहना शुरू करना उचित समझूंगा कि जिन लोगों को इतने बड़े भारत में एक छोटे से प्रदेश में वो भी गड़बड़ झला करके और ये 2-4 सीटें जीतने या जीतने की तरफ बढ़ने से प्रधानमंत्री का सपना देखना, मुझे लगता है कि देशवासी जरूर हंसते होंगे। मुंगेरी लाल के सब हसीन सपने लोग बात चर्चा का विषय करते रहते हैं, तो ये टीएमसी वालों को ये मतलब हास्य के पात्र बन जाते हैं। मैं तो यही सुझाव, मुझे लगता है कि भारतीय होने के नाते, सनातन संस्कृति के श्रीमान भी हैं, हम भी हैं, मैं तो सुझाव दूंगा कि ऐसी हास्यास्पद बातें कि लोग हंसे, ऐसी टिप्पणियां करना तो मुझे लगता है कतई उचित नहीं है हमारे स्थिति परिस्थिति जो संस्कृति की है। दूसरा रहा सवाल कि अभी उपचुनाव की गिनती जारी है, बाकी प्रदेशों में भी गिनती जारी है। कहीं असम जैसे राज्य में हम 5 सीटों पे बिल्कुल क्लियर हैं, तो कहीं जीत है, कहीं आ रहे। दूसरा उपचुनाव में जहां तक मैं समझ पाया हूँ, मेरा जो अनुभव है जीवन का, वो ये कि उपचुनाव में देश की तमाम परिस्थितियों पे या देश के नेताओं की परिस्थितियों पे लोकल वोटर विचार नहीं करता है, बल्कि वो प्रदेश की स्थिति पे भी पूर्णतः विचार नहीं कर पाता है। वो जो क्षेत्र को छोड़ के विषम परिस्थिति उस विधानसभा की, लोकसभा की होती है, चाहे वो उम्मीदवारों के चयन का मामला हो या कोई और बहुत सारे लोकल विषय होते हैं, स्थानीय विषय होते हैं, उनके आधार पे लोग अपना पोल करते हैं। उससे किसी राज्य की हार जीत का आकलन लगाना और 2024 के प्रधानमंत्री यानी कि लोकसभा के चुनाव के बारे में टिप्पणी करना बिल्कुल हास्यास्पद है, बिल्कुल हास्यास्पद है। और अभी तो बाकी है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, काउंटिंग चल रही है। उसके बाद जब टोटल सब कुछ आएगा तब और जो टिप्पणी बनेगी, जो उपयुक्त होगी, उचित होगी, वो दी जाएगी। आज भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है लोगों के दिलों में। भाजपा के नेता, विशेषकर श्रीमान मोदी जी और उत्तर प्रदेश जैसे याग में
प्रदेश में योगी जी और हमारे बाकी और शीर्ष नेतागण हैं, अमित शाह जी, उनका जो कार्यशैली है उससे पूरा देश बहुत स्पेसिफिकली प्रभावित है उनकी शैली से। और न कि भारतीय बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय तो बेहद उत्साहित है, 100% उत्साहित है। वहां तो कोई गुंजाइश है ही नहीं कि 99 या कुछ और, वहां तो 100% लोगों का, सभी देशों का आंकड़ा हम सुनते देखते रहते हैं। तो ये बात कहते हुए मैं अपनी बात को इस वक्त पूरी करूंगा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने टीएमसी वाले देखना छोड़े, इससे लोगों को हंसी आती है, लोग हंसते हैं। हाँ मुस्कान सोलंकी साहब, लेकिन मैं, आप यकीन मानिए मुझे इंतजार था आपकी इन बातों का जो आपने शुरुआत में ही कह दी कि छोटा सा राज्य है, इतने छोटे से राज्य में कैसे आप लोकसभा चुनाव देख सकते हैं। ये अगर छोटा सा राज्य है जनाब, तो आप क्यों फिर पश्चिम बंगाल में इतने पूरे तरीके से कह सकते हैं कि धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। वहां पर आप पूरे तरीके से जुटे हुए हैं उस राज्य को भी अपने पास लाने के लिए। संजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं विजेंद्र रेड्डी जी आपके पास आना चाहूंगी। बहुत बहुत बधाई आपको, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं अभय चौटाला जी। शुरुआती दौर से ही पहला जब रुझान आया और उससे लेकर अब तक लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, और हालांकि डिफरेंस जो है, मार्जिन जो है बहुत कम रह गया है, लेकिन अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए और भी ज्यादा खुशी की बात है कि अभय सिंह चौटाला वहां से जीत हासिल कर रहे हैं। मुस्कान जी, यहाँ का जो ऐलनाबाद का क्षेत्र है वो शुरू से ही चौटाला परिवार के साथ और इंडियन नेशनल लोकदल परिवार के साथ जुड़ा रहा है, और इस बार भी वहां जीत तो निश्चित है। परंतु जिस प्रकार से सरकार ने वहां पर विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाने का काम किया, सरकार ने जहां कर्मचारियों के ऊपर इतना दबाव बना दिया, उनको बाउंडेड कर दिया कि वो मतदान करेंगे ही करेंगे सरकार के पक्ष में। इसके अलावा सरकारी मशीनरी का जम करके प्रयोग किया गया, और जब बीजेपी का जो उम्मीदवार था वो जब चुनाव प्रचार के लिए जाता था तो सैकड़ों के, बल्कि 200-400 पुलिस कर्मियों को और फोर्स के कर्मियों को साथ लेकर के जाते थे। इससे जनता के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाने का इस सरकार ने काम किया, ताकि भय के माहौल में जनता सरकार से ना भागे। इसके साथ साथ 3 साल का और लालच दिखाने का काम किया गया कि भारतीय जनता पार्टी का 3 साल का शासन बचा है। यदि आप शासन में हिस्सेदारी करना चाहते हैं, यदि आप विकास के काम चाहते हैं, यदि आप अपने हल्के के लोगों के लिए अच्छे कार्य करवाना चाहते हैं, तो आपको भाजपा को वोट देनी ही होगी। इस प्रकार से दबाव, ये बातें कह करके भी दबाव बनाने का काम किया गया। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा ऐलनाबाद की इस बहादुर जनता को, जिन्होंने इन सारे दबावों को झेलते हुए भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में मतदान करके और आईएनएलडी को अच्छी जीत दिलाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस वाली बात में कहूँ तो रेड्डी जी काम तो कर रही है जनता, लेकिन आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों में बढ़त बनाने की जरूरत है, क्योंकि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जब तक काउंटिंग चल रही थी उस समय तो कांटे की टक्कर नहीं थी, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्जिन था। लेकिन जैसे ही शहरी क्षेत्रों में आई तो गोविंद कांडा ने इस तरीके से बढ़त बनाई कि वहां पर अभय चौटाला कहीं ना कहीं पीछे होते रहे ज्यादा। अभी भी हालांकि वो ऊपर है, बढ़त है, लेकिन मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा कम होता रहा जैसे ही शहरी क्षेत्रों की वोटिंग आई। में 8वें, 9वें, 10वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार ने अच्छी बढ़त बनाई है। 1500-1600 की बढ़त हर राउंड में वो लेकर के निकले हैं। लेकिन सच्चाई क्या है इसके पीछे, वो जानकर के आप हैरान हो गए। जिस दिन पोलिंग वाला दिन था, पोलिंग वाले दिन लगभग 4 बजे बीजेपी के दफ्तर के ऊपर आकर के ऐलनाबाद के शहरी लोगों ने वहां हंगामा करना शुरू किया कि हमारी वोट तो आपने ले ली, पैसे हमारे को अब तक नहीं मिले हैं। किसी ने कहा कि आधे मिले हैं। तो शहर की जो गरीब जनता है उसको खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस वजह से वहां लोग वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन गरीब जनता ने पैसे के लालच में आकर के कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन में मतदान करने का काम किया है। वो केवल और केवल पैसे का खेल हुआ है, पैसे का खेला हो, जो पश्चिम बंगाल वाली है खेला हो भी, पैसे का खेला हो भी यहाँ पर। वैसे जनता बहुत परेशान है आज प्रदेश में, चाहे गरीब है, चाहे व्यापारी, छोटा व्यापारी है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, सरकार से बड़े तंग थे। और इस चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त देने का मन बना चुके थे। लेकिन जहां सरकार ने प्रेशर बनाने का काम किया,
पैसे का खेल खेलने का काम किया, उससे शहरी क्षेत्रों में बीजेपी कुछ न कुछ वोट लेने में कामयाब जरूर रही है, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक 17 गांवों की काउंटिंग जो है वो अभी भी बाकी है और मार्जिन आप समझ सकते हैं 4000 का कितना होता है, बहुत कम मार्जिन से कहीं भी बढ़त बना ली तो देखिए जरा कहीं अभय चौटाला वापस पीछे की ओर ना आ जाए। मुस्कान जी अभी वहां से निकल चुकी है काउंटिंग। अब जो अगले 5 राउंड है, 11 से 16 तक के 2 राउंड है, उसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को भारी बढ़त मिलने वाली है और बढ़त बहुत काफी बढ़ेगी। ठीक है विजेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी सोलंकी साहब, लेकिन उससे पहले चक्रवर्ती साहब कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उनका कमेंट लेकर आपके पास आऊंगी, क्योंकि दोनों जगह बढ़त बाकी विपक्षी पार्टियां बना रही है तो बीजेपी का गिरना इसमें लाजमी है। चक्रवर्ती साहब आप अपनी बात रखें। बीजेपी की हालत तो ये हो गई है कि इनका वो खिसियानी बिल्ली कम्बल नोचे वाली बात है, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे कि ये आखिर हो क्या रहा है, दिख नहीं रहा है इनको पूरा सिनेरियो क्या है। 30 जगह पे जो है उपचुनाव हो रहे हैं और आपके 3 लोकसभा चुनाव में, वहां पे भी ये लोकसभा के चुनाव में भी जो है सिर्फ 3 में से 1 जगह जीत रहे हैं जहां इनकी सरकार है, बाकी 2 जगह पे इनको हार का सामना करना पड़ने जा रहा है। लोकसभा विधानसभा में तो ये जीत ही नहीं सकते। बिहार में इनकी हालत खराब है जहाँ इनकी सरकार है, जहाँ हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार है। ये सब कुछ देखने के बावजूद जहाँ पे इनकी सरकार है वहां पे भी ये उपचुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। लेकिन ये केवल वो मोदी डाल के हसीन सपने देख रहे हैं 2024-2000 का ये भी कर लेंगे, वो यशस्वी, अरे यशस्वी हैं ये, राष्ट्रभक्त हैं ये, जो है राष्ट्र के जो है वो हैं, तो मतलब 2014 से पहले तो राष्ट्र का नाम कुछ था ही नहीं, केवल यही सारे कुछ विश्व गुरु हैं ये सब। मतलब इन लोगों ने खुद ही अपने स्वयं गुरु बन करके अपने सर पे जितने सारे मुकुट थे राष्ट्र के नाम पे सब सर पे पहन करके घूम रहे हैं और इनको केवल सिर्फ और सिर्फ ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि आगे वाले होने। चक्रवर्ती साहब आपके सवालों का जवाब मैं लूंगी उनसे। जी मैं लौटूंगी आपके पास, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। टीएमसी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। टीएमसी लगातार बढ़त बनाए हुए है पश्चिम बंगाल में, उधर से इनेलो लगातार बढ़त बनाए हुए, हालांकि मार्जिन कम है लेकिन बढ़त तो है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सबसे पहले हरियाणा में इनेलो की बात करेंगे। इनेलो में आखिर बीजेपी का स्टैंड क्या है? मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा को आपने उतारा जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन ही इसीलिए की ताकि आप उनको उम्मीदवारी दें एलनाबाद चुनावों में, लेकिन एक समय था जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो आप ही के तमाम सांसद जो हैं उनका समर्थन लेने से मना कर रहे थे। एचएलपी आपके समर्थन में है हरियाणा में, लेकिन आपने साफ तौर पर मना किया था कि हम उनका समर्थन नहीं लेंगे। अब आप अपने प्रत्याशी को ना आपने बीजेपी का उतारा ना आपने जेजेपी का उतारा, अभय माफ कीजिएगा गोविंद कांडा को आपने उतारा है, तो ये बीजेपी का स्टैंड यहाँ पर मैं क्या समझूं, मैं आपसे जानना चाहूंगी। दरअसल मुस्कान ये तो राजनीति के हिस्से हैं। राजनीति में सभी दलों को जो आवागमन है ये लगा रहता है, ये सामान्य सी बात है। परिस्थिति के अनुरूप फैसले सभी पार्टियों को करने होते हैं और परिवर्तन के साथ में एक संकल्प के साथ में भाजपा जैसी पार्टी को दर्शकों को देना चाहूंगी। इलाहाबाद उपचुनावों में 13वें राउंड की काउंटिंग भी पूरी हो चुकी है, जिसमें अभय चौटाला अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं, 4588 वोटों से वो बढ़त बनाए हुए हैं। बहुत बहुत खुश नजर आ रहे हैं विजेंद्र रेणु जी। सोलंकी साहब देखिए मेरी बात पूरी तो हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप ही की बात सुन रही हूँ, बताएं। देखिए मुस्कान जी, जहाँ तक हरियाणा की सीट का सवाल है, उपचुनाव का सवाल है, अभी हमारे साथी डिबेट में उस तरह से जिक्र कर रहे थे कि भाई ये है और सरकार ने वो दबाव बनाया, ये दबाव बनाया, तो ये तो बेकार की अजीब सी बातें होती है। चुनाव के दौरान काउंटिंग की अवधि में इस तरह की टिप्पणी करना उस प्रकार से लगता है कि जैसे हारने वाली टीम रेफरी को बेईमान बताती है। और अभी देखिए काउंटिंग जारी है और निर्णय आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो टीएमसी को आपने मौका दिया, हमारे साथी शुरुआत इस तरह से की लोकसभा की 3 सीटों के बारे में, मुझे फिर एक अजीब सी बात को महसूस मुझे हुई
कि जहां कोई टीएमसी का लेना देना ही नहीं है। एक सीट पे खंडवा में मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत ही चुकी है लगभग, और बाकी एक पे कांग्रेस और एक पे शिवसेना। इस पार्टी का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो फील्ड से बाहर की बातें कर रहे हैं। मैच कबड्डी का चल रहा है और वो कुश्ती की कमेंट्री कर रहे हैं, तो ये कोई तुकबंदी नहीं है। दूसरा, मैंने जैसा पहले भी कहा है कि इनका सपना जो है, सपना देखना, वो बिल्कुल एक हंसी का पात्र बनने जैसा है। उपचुनाव में वहां कितनी बड़ी गुंडई ममता बनर्जी की चली हुई है, इसे पूरा देश जान गया है, पूरा विश्व भी जान गया है कि किस प्रकार से वो मुस्लिम्स को, अल्पसंख्यकों को वहां बढ़ावा देती है, कत्लेआम कराती है, लोगों को घर से नहीं निकलने देती है वोट डालने के लिए, वोट डालने के बाद बलात्कार कराती है, हत्याएं कराती है। इसमें कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, गवर्नर ने बार बार संज्ञान लिया है, और ये खुला नाच जो है सत्ता को हासिल करने का, साहब इतना कुछ टीएमसी करती है, उसके बावजूद भी बीजेपी बढ़त नहीं बना पाती, तो ये कमी तो बीजेपी की है ना। ठीक है, मैं लौटूंगी इस सवाल के साथ आपके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तीनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सोलंकी साहब, आपको मैंने बीच में रोका था, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ मुस्कान जी। जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, सुनाए। हेलो जी सोलंकी साहब, आप अपनी बात रखिए, मैं सुन पा रही हूँ आपको। हाँ, तो दरअसल कहना ये था कि जहां तक हरियाणा के बारे में चर्चा अभी आप कर रहे थे, और अभी तो महोदय जीते नहीं है, बढ़त की तरफ से है। मुझे लगता है कि भारत में बड़ा अजीब सा महसूस करते हैं लोग, जो राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद में इस तरह की बयान जारी करते हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, या जब ही दे देना चाहिए था तब वोटों की खरीद हो रही थी। ये सब इन दलों की रगों में समाई हुई बातें हैं, चाहे कांग्रेस हो या इस तरह की और दल हो। भाजपा में ये सब बातें नहीं है, वास्तव में नहीं है। पैसे की, अटल जी की सरकार गिर गई एक वोट के पीछे, उन्होंने कहा था कि नहीं, टस से मस नहीं होंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे। तो ये अनर्गल बातें, कैसे लोग हैं, कैसी जनता है उन प्रदेशों की या उन विधानसभाओं की, उन लोकसभाओं की, जो ऐसे कैरेक्टर के लोगों को वोट देते हैं और जिताते हैं। मैं तो अपना व्यक्तिगत एक ऐसा आकलन जैसा विचार करता रहता हूँ कि कैसे लोग हैं जो और मुझे लगता है कि कोई शायद भूल भी नहीं है। दशकों हजारों साल तक देश गुलाम रहा। ये भोलेपन, सीधेपन जो इनके चालाक और अनर्गल बातों को करने वाले लोगों की चालों में लोग आ जाते हैं और उस वक्त भूल जाते हैं, और फिर बाद में वो क्षेत्र, वो विधानसभा, वो लोकसभा, वो प्रदेश सफर करते हैं, विकास रुक जाता है, जैसे बंगाल में रुका रहा कितने वर्षों तक। उत्तराखंड में भी रुकना चाहिए ना सोलंकी साहब, जहां बार बार सीएम ही बदले जा रहे हैं, क्या वहां पर विकास नहीं रुकेगा क्या? मैं इसका जवाब लूंगी टीएमसी नेता हमारे साथ मौजूद हैं चक्रवर्ती साहब से। कह रहे हैं सोलंकी साहब कि लगातार पश्चिम बंगाल में जो विकास है वो रुका रहा है। मतलब ये हास्यास्पद बातें जिस तरीके से ये कर रहे हैं, मतलब हमने पहले कहा ना, क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचे। इन्होंने साम दाम दंड भेद तमाम कोशिशें कर ली पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए। सोनार बांग्ला बना देंगे, जैसा मैं बनिया हूँ उससे हिसाब ना मांगे, ये वो दुनिया। अरे इनसे पहले तो इनसे ये हिसाब मांग लीजिए, जो 2014 में इन्होंने 282 गांव जो गोद में लिए होते इनके सांसदों ने, उनमें से किसको सोने का बना दिया। बंगाल तो बड़ी दूर की बात हो गई, एक गांव बता दें जिसको इन्होंने सोने का बना दिया हो, अभी तो ये बता नहीं सकते। इनके पास टिकाऊ कोई होता नहीं है। उत्तराखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। गुजरात जो इनका गुजरात मॉडल बताते थे, वहां का मुख्यमंत्री बदल गया, कर्नाटक का बदल गया, उत्तर प्रदेश की भी नंबर आ चुका था लगभग किसी तरह से योगी सरकार ने अपनी सरकार बचा ली। अब ये जैसे कि ये बात हमेशा, अगर आप बीजेपी के प्रवक्ताओं से बात करेंगे तो टीएमसी को वो हमेशा गुंडा, रोहिंग्या, दंगा, ये, अरे भाई
इनका ये चरित्र ये है। सुबह का गुंडा शाम को बीजेपी ज्वाइन करे तो वो गुंडा नहीं रहता, वो राष्ट्रभक्त हो जाता है। ये इनका एक तकिया कलाम है। बीजेपी में गोपाल कांडा हो चाहे उनके भाई हो, कोई भी हो, जिनको ये समर्थन नहीं लेना चाहता उनको समर्थन दे दिया। समर्थन भी ले लिया और उनके भाई को सीट उम्मीदवारी भी दे दी है, प्रत्याशी भी बना दिया। ये देखिए इनका यही चरित्र है। ये चाल चरित्र चलन की बात करते हैं, इनका चाल भी यही है, चरित्र भी, चलन भी इनका यही है। ये इनको देखिए, आप देखिएगा कि इनको जो गृह राज्य मंत्री बना रखा है, प्रदेश का गृह राज्य मंत्री लड़का उनका किसानों को कुचल देता है, लेकिन उनको सत्ता से हटाने की हिम्मत इनके अंदर नहीं होती है। क्यों नहीं होती? सैनिक को क्यों नहीं हटाया जाता है, किसने नहीं हटाया जाता है? जिसके आदेश, जिसने ये कहा था कि मैं विधायक बाद में हूँ, सांसद बाद में हूँ, मंत्री बाद में हूँ, लेकिन मुझे लोग जानते हैं मैं पहले क्या हूँ। खुलेआम धमकी देने वाला बंदा जिसने किसानों को कुचल करके उनको मार दिया, उनको आज भी जो है उनसे इस्तीफा नहीं दिया गया, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं है। गुंडों को बगल में बैठा करके जो है गृह राज्य मंत्री जब बना रहे। ठीक है चक्रवर्ती साहब, मैं लौटूंगी। आप कहते हैं हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। उन्हीं गेस्ट के पास जाने से पहले मैं यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी और इनेलो से दोनों प्रवक्ता मौजूद हैं, उनको एक और खुशखबरी देना चाहूंगी। अभय चौटाला जो है उनको एक बार फिर से बढ़त मिलती नजर आ रही है। 14वें राउंड के नतीजे भी आ गए हैं। 14वां राउंड जो है उसकी भी काउंटिंग पूरी हो गई है। उसमें 59,878 जो है वो अभय चौटाला को वोट मिले हैं और 54,832 गोविंद कांडा। हालांकि कांग्रेस यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, कोई भी कहीं भी कांग्रेस स्टैंड नहीं कर पा रही है। लेकिन आपको विजेंद्र जी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। मार्जिन हालांकि वही है, अभी देखिए मार्जिन कम नहीं हुआ है, लेकिन बढ़त जरूर बनाए हुए हैं। धन्यवाद आपका जी। और साथ में हम प्रतिभा सिंह को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। आपके माध्यम से खबर सुनी, जो विजयी हुई है उनको बहुत बहुत बधाई। मुस्कान जी, जैसे हमारे सोलंकी जी बात कर रहे थे अभी, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सीनियर आदमी है, मैं इनका सम्मान भी करता हूँ और साथ में ये सच्चाई भी है, इनको मान लेनी चाहिए। सोलंकी जी, आपको ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से सरकार हर प्रकार का हथकंडा अपना करके बाई इलेक्शन के ऊपर अपना कब्जा जमाने का पूरा प्रयत्न और प्रयास किया जाता है, वही प्रयास और प्रयत्न हरियाणा प्रदेश की ऐलनाबाद पर सीट पर हुआ है। इससे आपकी पार्टी को जहां बड़ौदा में करारी हार का मुंह देखना पड़ा था, वहीं अब ऐलनाबाद में उनको करारी हार मिलने जा रही है, यानी हार हो रही है। उनकी बहुत बड़ी हार होनी थी, लेकिन ये सच्चाई है सोलंकी जी, आपको माननी पड़ेगी कि सरकार ने हर प्रकार का हथकंडा अपनाया अपने मान सम्मान को बनाए रखने के लिए, लेकिन जनता ने उनकी एक नहीं सुनी और कहीं न कहीं तरीके से पैसे के बलबूते पर उन्होंने इतना मार्जिन को कम करने का काम किया है। दूसरी बात, जैसे मुस्कान जी, ये बिल्कुल सच्चाई है। दिसंबर 20 तारीख को स्वयं गोविंद कांडा जी अपने समर्थन की चिट्ठी लेकर के भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश की सरकार के पास गए थे और इनका साफ तौर पर भाजपा नेत्री वसुंधरा राजे जी ने ये कहा अगर आप इसका समर्थन लेते हो तो इसका एक बुरा संदेश प्रदेश में जाएगा, हमें इसका समर्थन नहीं लेना चाहिए। और उनकी इस रिक्वेस्ट के ऊपर उनका समर्थन वापस कर दिया। इन्होंने उनका समर्थन नहीं लिया, जीते हुए विधायक का समर्थन लेने से ये परहेज करते। आज जब चुनाव आ गया, 2 दिन पहले अपना ओम प्रकाश धनखड़ जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सोलंकी जी, आपको मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में मीटिंग लेते हैं और वहां कहते हैं कि मेरे पास 17 कैंडिडेटों की लिस्ट है और इनमें से किसी को हम अपना उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन अगले ही दिन आप गोविंद कांडा को अपनी गोद में बिठाने का काम करते हो और उससे ठीक अगले दिन उसको टिकट देते हो। इसका रहस्य बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि मुस्कान जी, जेजेपी ने पूर्ण रूप से मना कर दिया था कि हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, वहां कोई जन आधार पार्टी का नहीं है। वो 17 के 17 ने मना कर दिया। जबरदस्ती वो लिस्ट बना करके पब्लिक को दिखा रहे थे। कोई कैंडिडेट इनका चुनाव में उतरने के लिए तैयार नहीं था। गोविंद कांडा जो है ये बड़े पैसे वाली पार्टी है और इस वजह से इनको लिया गया कि भाई आप साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके हमारे मान सम्मान को बचाने का काम करना, बस यही निवेदन आपसे करते हैं।
और इसीलिए तुरंत प्रभाव से इनको पार्टी ज्वाइन करा करके इनको इलेक्शन में उतारने का काम किया। अदरवाइज तो गोविंद कांडा वहां उस एरिया में कभी गया नहीं, आया नहीं। ये देखिए ना विजेंद्र जी, जिस दिन पार्टी ज्वाइन की, मैं लौटूंगी सोलंकी साहब आपके पास, जिस दिन पार्टी ज्वाइन की उसके 2 दिन बाद ही उनको उम्मीदवारी भी दे दी गई। हालांकि ऐसा जनरली नहीं होता है, 2 दिन बाद ही उम्मीदवारी, यानी कि साफ तौर पर उनको उम्मीदवारी देने के लिए ही पार्टी में ज्वाइन किया गया था, पार्टी में ज्वाइन करवाया गया था। साथी का ये इस वक्त कहना कि धन बल बाहुबल देख के टिकट दिया गया और 17 लोगों की सूची थी और ये था वो था। ओम प्रकाश धनखड़ और हमने 6 वर्ष राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी किसान मोर्चे में काम किया है। उत्तरांचल और जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हम रहे, तो उनको मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। 6 साल साथ साथ काम करना बहुत होता है राष्ट्रीय स्तर पे। ये पार्टी के हित में कुछ संकल्पों के साथ निश्चित इस टिकट को दिया गया होगा और हार जीत तो एक दूसरा विषय होता है। अब जीत होगी हार होगी, उस पर कोई इस तरह की टिप्पणियां करना कि पैसे का इस्तेमाल और बहुत ज्यादा मतों से जीतते, मुझे लगता है कि कोई ज्यादा औचित्यपूर्ण बातें नहीं है। मैंने जैसा पूर्व में कहा है कि जो उपचुनाव है, आपके भविष्य पर क्या कहेंगे आप? ठाकुर साहब के भविष्य का क्या? मैंने आपसे पूछा तो हिमाचल के लिए था, आप इनेलो पर चले गए, आप हरियाणा पर चले गए। इनेलो की तो बात हो ही रही है, वहां पर तो जो है वो समीकरण जनता देख रही है और जनता जवाब भी दे रही है धीरे धीरे। हिमाचल में लोकसभा सीट आपके हाथ से गई और फतेहपुर की विधानसभा सीट आपके हाथ से गई। ठाकुर साहब का क्या? देखिए मुस्कान जी, हिमाचल के भी उपचुनाव के बारे में मेरी वही राय जो मैंने हरियाणा पे व्यक्त की है और बाकी राज्यों पे। मैं आपको और अपने साथी टीएमसी के वो भी जिक्र कर रहे थे कि 2014 से पहले और 2014 के बाद में 2014 के बाद में 2019 में देश की जनता ने और भारी बहुमत से केंद्र में एनडीए की सरकार बनाई, मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, मोदी जी के कामों को सराहाया गया। तो या तो ये इतने सारे करोड़ों जो संख्या में वोट बीजेपी को प्राप्त हुई, एनडीए को प्राप्त हुई, या तो वो सब लोग पागल हैं या ये 1-2 लोग इनेलो और टीएमसी वाले बुद्धिमान हो। बीजेपी की ओर से ना कई बार ये बातें सामने आती थी। इस बात से लगाया जा सकता है कि 2014 में भारी बहुमत, सोलंकी साहब, जब राजस्थान पर बात की जाती है ना, तब बीजेपी की ओर से ये बात सामने आती है कि जहां पर राज्य की सरकार है वहीं पर उसी सरकार को बढ़त मिलेगी। उपचुनाव इस तरीके के होते हैं जहां पर राज्य सरकार होती है उसी को बढ़त मिलती है। अब आप मुझे जरा आप ही बता दीजिए कि हिमाचल में किसकी सरकार है, किसके भविष्य पर सवाल उठेंगे, किसने जीत हासिल की? जी, मैं मुस्कान, मैं आपको बिल्कुल, चलिए इसी बिंदु पर दोबारा मैं अपनी बात को दूसरे शब्दों में दोहराता हूँ कि उपचुनाव का कोई विशेष प्रभाव क्षेत्र या पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक क्षेत्र या प्रदेश या राष्ट्र से कोई कनेक्टेड ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। नहीं, सोलंकी साहब, कुछ लोकल मुद्दे होते हैं। विधानसभा चुनावों के लिए सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं ये उपचुनाव, और सेमीफाइनल में आप देख लीजिए क्या हश्र हुआ है आपका। चक्रवर्ती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। चक्रवर्ती साहब, आप अपनी बात भी रखें, और उससे पहले मैं आपको बधाई भी देना चाहूंगी। अभी तक बढ़त बनाए हुए है टीएमसी, और ममता दीदी ने बधाई भी दे दी है आपको। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी की इस समय हालत ये है कि खाता ना बही, जो बीजेपी ने कहा वो सही भाई, ये इसी सिद्धांत पे चलते हैं। ये आपको कोई सही जवाब देंगे नहीं, अपने हार को स्वीकार करेंगे नहीं। ये अगर आसाम में जीत जाएंगे तो कहेंगे हमारी सरकार की जीत है, लेकिन अगर हिमाचल में हार जाएंगे तो कहेंगे इसका कोई महत्व नहीं। अरे लोकसभा चुनाव आप हार गए भाई, आपका सिटिंग एमपी हार रहा है, आपको महत्व मिलता है? अरे लोकसभा का कम से कम चुनाव का हार का काम नहीं, कम से कम लोकसभा का काम तो प्रधानमंत्री की हार है। ये एक तरीके से ये देश के प्रधानमंत्री की हार है। इस हार को स्वीकार करना पड़ेगा आपको, और आपको बताना पड़ेगा कि हम कहाँ कमजोर हुए। सिर्फ ये बड़े बड़े ताज सर पे रख करके स्वयं हम विश्व गुरु, हम जो है विश्व नेता, और हम जो है इतने बड़े यशस्वी महान, ये सब जो पोस्टरबाजी कर रहे हैं ना, इससे पोस्टरबाजी में पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। मैंने अभी कल ही एक डिबेट में मैंने कहा था, मैंने पिछले 40 साल पहले मैं सरसों का तेल मैंने ₹3.50 में खरीदा था, और 6 महीने पहले 90 रुपए का था। आज 200 रुपए का सरसों का तेल हो गया, 110 रुपए का दाम बढ़ गया। पब्लिक बेवकूफ है क्या?
आपको वोट देगी? पब्लिक क्या देखती नहीं है? अरे उसकी जेब से वो ही थोड़ी ना देख रही है। आपके एक वादा बताइए जो आपने एक वादा पूरा किया। आप जो है 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, अब 100 आप लोग जो है 284 गाँव को आप जो है सोने का बना देने वाले थे। आप जो बुलेट ट्रेन लेके आने वाले थे, किसानों की आय दुगनी करने वाले थे। पहले तो यही नहीं बता, आज तक बता नहीं पाएंगे किसानों की आय है क्या, दुगनी कहाँ से करेंगे? कोई भी वादा पूरा नहीं, केवल एक इनका सुंदर सा टॉपिक है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। पर जो काम आज तक अंग्रेज ना कर पाए, ये 7 सालों में उन्होंने ये करके दिखा दिया। हिंदू मुसलमान के विषय एक वैर, एक वैमनस्य था, एक नफरत की राजनीति चलाई है। पूरे देश में इन्होंने इसका ये काम किया है और इसके अलावा इनके पास कोई भी विकास का कोई मॉडल इनके पास कुछ भी नहीं है। सिंपल वे से केवल अगर आप जीत गए तो आप राष्ट्रवादी और अगर आप कहीं से हार गए तो वो देशद्रोही, बस। इसके अलावा कहीं किसी पाकिस्तान चले जाओ या फिर जो है आप राष्ट्रवादी नहीं है, राष्ट्रवादी आप वोट नहीं दिया तो राष्ट्रवादी वो नहीं होगा। ये इनका केवल एक जुमला है और ये जुमले की सरकार 2014 और 2019 से जो बात करें, 2014 में जुमलों से आप आ गए थे। 2019 में आपने क्या कांड किया था वो सबको पता है, देश को पता है। ठीक है चक्रवर्ती साहब, देखिए धमाकेदार धुआंधार प्रचार के बाद जीत लगातार हासिल की जा रही है, चाहे पहले विधानसभा चुनाव हो, भवानीपुर सीट हो और उसके बाद अब ये उपचुनाव। इसके बाद उत्तर प्रदेश में आप टीएमसी जो है अपनी किस्मत आजमाने जा रही है, वहां पर किस तरीके से देख रहे हैं? इसी तरीके से क्या जो टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हाल किया, क्या उत्तर प्रदेश में भी यही होगा? वहाँ खेला हुआ है और अपनी यूपी में खदेड़ा हुआ होगा। हमको खदेड़ना है तो इतना मैं आपसे बता दूं, बीजेपी आज नोट करके लिख लीजिए, मैं यहाँ पे बता के जा रहा हूँ, धनतेरस के दिन बीजेपी यहाँ 100 सीट नहीं ला पाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये तय बात है, लिखी हुई बात है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी घुस नहीं सकती। हम वहाँ के हालात को देख करके आए हुए हैं कि वहां पे गाड़ियों में लोग झंडा जो लगाते हैं उनको झंडा उतरवा दिया गया है। झंडे उतार के डर का माहौल इस तरीके से हो चुका है क्योंकि हर तरीके से एक विद्रोह है इस समय बीजेपी के खिलाफ। लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। बिल्कुल मुस्कान जी मैं आ रही हूँ सोलंकी साहब आपके पास। मैं आ रही हूँ, 2 सेकंड में आ रही हूँ आपके पास। विजेंद्र जी आपको एक बार फिर से बधाई, 15वें राउंड के नतीजे भी पूरे हो चुके हैं, 15वें राउंड का काउंटिंग भी पूरी हो चुकी है। 65,430 अभय चौटाला बढ़त बना रहे हैं और 58,857 गोविंद कांडा है। मैं लौटूंगी आपके पास। सोलंकी साहब अब तो आपसे सवाल बनता है, गोविंद कांडा में भी 58,000 पर रुके हुए हैं, हालांकि कांग्रेस तो मात्र 20,000 पर है, कांग्रेस की बात ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन 58,000 और 65,000 मार्जिन देख लीजिए, मार्जिन एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है एलनाबाद में। मैं लौट रही हूँ विजेंद्र जी आपके पास, सोलंकी साहब से सवाल मेरा। हेलो जी सोलंकी साहब। हाँ मुस्कान जी, देखिए अभी ये उत्तर प्रदेश का जिक्र जो है आपने किया और फिर एक सपने जैसा जवाब जो सपनों में रात को सोते में लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश के हम निवासी हैं। अरे सर कैसे बात कर रहे हैं, सपने तो आपके कहीं ना कहीं टूटते नजर आ रहे हैं। आप देखिए सेमीफाइनल में क्या हार हुई है बीजेपी की। सोलंकी साहब आ जाइए, अब आप ही से सवाल है। 3 सीटें जीत ली है और 4 सीटें, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा, तमाम सीटें कांग्रेस जीत चुकी है और आपको यहाँ पर फिर से मुंह की खानी पड़ी। अब ठाकुर साहब का भविष्य तो आप बता ही दीजिए, क्या जवाब देंगे वो आला कमान को? उसने मुख्यमंत्री बदलेंगे और क्या। कुछ कह रहे हैं चक्रवर्ती साहब, आपको क्या कह रहे हैं चक्रवर्ती साहब? जी मैं इनका वही एक पुराना फंडा है, मुख्यमंत्री बदल दो, बाकी तो चलता रहेगा। पब्लिक को केवल बेवकूफ बनाने वाली बात है और ये अपने साहब ये बात कह रहे हैं और कोई विकास का काम तो कर नहीं पाएंगे, मुख्यमंत्री बदल देंगे, कुछ नहीं करेंगे। बहुत बड़ा तंज है सोलंकी साहब आप पर। चलिए शायद संपर्क उनसे टूट गया है। हार कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रही है बीजेपी को, क्योंकि सेमीफाइनल में करारी हार है ये बीजेपी की और वही बर्दाश्त नहीं हो रही है और लगता है हरियाणा में भी यही देखने को मिलेगा। विजेंद्र जी मिलेगा क्योंकि लोकसभा का चुनाव आपने देखा था, आपने पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में आपने देखा था, ये 3050 सीटों में इनको सिर्फ जो है 652 सीटें मिली थी। वहीं पता चल गया था कि उत्तर प्रदेश में इनका क्या हाल होने वाला है। के द्वारा लिए गए हैं जो कि जनहित में किसी भी प्रकार से फिट नहीं बैठे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल और डीजल को कहां लेकर के चले गए हैं और ये पेट्रोल और डीजल का जो रेट का बढ़ोतरी है ये हर वस्तु के ऊपर पड़ती है। इसी प्रकार से गैस का सिलेंडर जो 2014 में
400 रुपए का मिला करता था, आज वो 800 रुपए का मिल रहा है। डीजल जो 55 रुपए का होता था, आज वो 100 को पार कर चुका है। पेट्रोल 60 के आसपास हुआ करता, वो 100 को पार कर चुका। इतनी महंगाई से ये जनता को त्रस्त बनाने का इन्होंने काम किया है। इसके अलावा सारे के सारे, देखिए जनता हर बात को समझती है मुस्कान जी, आप भी समझते हो। जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों के लिए लोग जो इंतजार किया करते थे, सरकारी उपकरणों को ही बेचने का काम किया सरकार ने, तो वो ये युवा लोग कहाँ जाएंगे, किस प्रकार से प्राइवेटों के पास ये काम करेंगे। इस तरह की जो नीतियां बीजेपी 2 ने लागू की है, इससे देश में एक बहुत बड़ी नाराजगी है और उसका परिणाम अब इस बाई इलेक्शन में सामने आने लगा है। सोलंकी जी कहते हैं कि बाई इलेक्शन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सोलंकी जी आप बुजुर्ग, आप ये बात कहते हो, बाई इलेक्शन जो है ना सरकार का मैंडेट होता है, एक तरह से जन आदेश होता है। जब सरकार की पॉपुलरिटी गिर जाती है। ठीक है विजेंद्र जी, समय की कमी है मेरे पास, विजेंद्र जी समय की कमी है, माफी के साथ आपको रोकूंगी। चक्रवर्ती साहब आखिरी कमेंट आपका। देखिए ऐसा है कि अभी इन्होंने क्या पेट्रोल और डीजल की बात की, अभी इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसे है, जैसे उत्तर प्रदेश में जैसे हो रहा है, केवल नाम बदलने का काम चल रहा है और कोई काम नहीं चल रहा है। जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के नाम दे दिया जा रहा है। मतलब इतनी हास्यास्पद चीजें हैं कि जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के नाम देकर के इसका नया नाम दिया जा रहा है। ट्रेनों का नंबर बदल करके नया नंबर दे करके उसका नया ट्रेन बता दिया जाता है। ऐसे किसानों के लिए आप डीएपी खाद हो चाहे यूरिया खाद हो, उसको चरम सीमा पे बढ़ा देगा। जो 1100 रुपए का मिला था, जो 1900 रुपए का यूरिया खाद हो गया है। ये वो बताते क्या है कि हम 2000 रुपए दे रहे। भाई आप किसानों का जो है धोती उतार कर तो सर में पगड़ी बांधने का काम करें। पब्लिक क्या बेवकूफ है? अरे बेवकूफ समझते नहीं क्या है? इतना भी तो समझदार होना चाहिए ना। आप सबको बेवकूफ समझते, सबको वो समझते। सारे भाजपा कार्यकर्ता नहीं, आम पब्लिक है और ये पब्लिक सब जानती है। और आपको इसका जितने भी चुनाव होंगे, आज के बाद जितने भी चुनाव होंगे, इनको ऐसे ही पटकनी मिलती रहेगी, बार बार मिलती रहेगी और बार बार मिलती रहेगी, जब तक ये 2024 में इनकी ये तानाशाही सरकार जब तक नहीं चली। ठीक है चक्रवर्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सोलंकी साहब हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन वाकई हिमाचल प्रदेश में तो बीजेपी को पूरे तरीके से शिकस्त कांग्रेस ने दे दी है। अब देखना होगा कि ये सेमीफाइनल अगर है तो आगामी ये फाइनल जो विधानसभा चुनाव होंगे उनके नतीजे किस तरीके के आएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।